नमस्कार दोस्तों, विज्ञप्ति पीसीएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग यूपी स्पेशल की क्लास आज कर रहे हैं और इससे पहले भी हम लोग कई क्लास कर चुके हैं, तो आप उनको देखते चलिएगा। आपकी यूपी की जो यूपी ट्रिपल एससी के 2025 के जितने भी एग्जाम हुए ना, उनको पीवाईक्यू के तौर पर देखा जा रहा है, वो क्लास अलग चल रही है और इसी के साथ साथ आपकी यूपी की भी क्लास चल रही है। तो ये जो 20 क्वेश्चन हमारे रहेंगे ना, इनको हम लोग टारगेट कर रहे हैं। चलिए देख लेते हैं। तो आज का टॉपिक है मृदा कृषि और पशुपालन और इसके आगे भी काफी टॉपिक देखेंगे। रामसर स्थल भी आज के सारे याद कर लेंगे मैप से। टेंशन नहीं लीजिएगा, आप बिल्कुल एकदम शांत मन से यहाँ पर बैठिएगा, सारी की सारी चीजें यहीं पर याद हो जाएंगी, है ना। चलिए देखते हैं, कुल कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र कितने हैं उत्तर प्रदेश में। तो कुल कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र है 20, तो ये याद रख लेना है। और कुल कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं, ये 9 है। देखिए ये क्वेश्चन हम लोगों ने पीवाईक्यू में भी देखा है, तो आपको ये पता चल गया होगा कि पीवाईक्यू में यहीं से क्वेश्चन आए हैं, मतलब जो भी एग्जाम हुए हैं 2025 में क्वेश्चन यहीं से आए हैं। तो आपको ज्यादा घबराना है नहीं, इसको बहुत अच्छे तरीके से आप, ये पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो पीडीएफ भी आप निकलवा लीजिएगा और साथ के साथ इनको भी करते चलिएगा। तो जो कृषि जलवायु क्षेत्र है भारत में टोटल 15 है और 15 में से 9 खाली कहाँ पर है, यूपी में ही है। ठीक है। फिर कुल मृदा समूह की बात यदि करें यहाँ पर यूपी में, तो कुल मृदा समूह है 8, तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। देखिए ये एक एक चीज से, ये तीनों के तीनों फैक्ट ऐसे हैं कि आपको संख्या में याद रखने हैं। एक तो कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र कितने हो जाएंगे 20, कुल कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हो जाएंगे 9 और कुल मृदा समूह कितने हो जाएंगे 9, सॉरी 8 हो जाएंगे। तो ये तीनों के तीनों पॉइंट याद रख लीजिएगा। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है आपसे कि कुल कार्यशील जनसंख्या में से कृषि क्षेत्र में कितनी लगी हुई है। जो यूपी की कुल कार्यशील जनसंख्या है उसमें से कृषि क्षेत्र में कितनी कार्य करती है, तो वो करती है 59.3%। ठीक है। इस फैक्ट को आप लोग एक दो बार लिखिएगा कहीं ब्लैंक पेज पर, तो आपको ये याद हो जाएगा। और वहीं पर राज्य में सभी वर्गों का औसत जोत आकार कितना है, सभी वर्गों का यदि देख लें तो औसत जोत आकार कितना है, मतलब एक प्रति व्यक्ति पर कितने हेक्टेयर जमीन है, तो वो है 0.73 हेक्टेयर। ये पॉइंट भी आप अच्छे से याद रखिएगा, है ना। तो कृषि क्षेत्र में कितने लोग लगे हुए हैं 59.3%। और जोत का आकार प्रति व्यक्ति पर कितना है 0.73 हेक्टेयर। हेक्टेयर है ये, एकड़ नहीं है, है ना। हेक्टेयर में आपको याद रखना है 0.73 हेक्टेयर। ये दोनों के दोनों पॉइंट याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए हम लोगों ने 3 पॉइंट याद रखे हैं और यहाँ पर भी 2 पॉइंट अच्छे से याद रख लिए हैं। ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पर मैदानी क्षेत्र में अगर बात करें तो मैदानी क्षेत्र में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है मथुरा और आगरा क्षेत्र में। देखिए मरुस्थलीय मृदा कहाँ पर पाई जाएगी, जो मतलब आप लोग गए होंगे ना चंबल वाले एरिया में, तो चंबल के क्षेत्र में आपने वहां पर देखा होगा कि जो अवनलकाएं बनती हैं, है ना, अपर्दन जैसी भूमि होती है वहां पर, तो अवनलकाएं बन जाती हैं, मिट्टी का कटाव बहुत जल्दी होता है, तो मरुस्थलीय मृदा उसको कह सकते हैं। और यहाँ पर पानी की मात्रा कम होती है, तो ये मथुरा और आगरा दोनों डिस्ट्रिक्ट क्योंकि पश्चिम में लगी हुई है और राजस्थान के क्षेत्र से लग रहे हैं ये, है ना। सबसे अधिक शुष्क खेती वाला क्षेत्र कौन सा है, तो ये बुंदेलखंड है। सबसे देखिए जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र यूपी में होता है वो सूखा ग्रस्त क्षेत्र एक तरीके से कह सकते हैं। वहां पर पठार की वजह से सूखा ज्यादा रहती है। सूखा मतलब ये रहता है कि वहां पर नदियां बहुत ज्यादा नहीं है, तो इसको शुष्क खेती के लिए बहुत ज्यादा अच्छे से उपयोग किया जाता है। और बुंदेलखंड के किसान आजकल इसको अपना भी रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से, तो काफी मोटा पैसा भी कमा रहे हैं, है ना। तो सबसे अधिक शुष्क खेती का क्षेत्र कौन सा है, बुंदेलखंड है। ठीक। सबसे अधिक मृदा अपरदन कहाँ पर होता है, कहाँ से होता है, कैसे होता है, ये जल से होता है। सबसे अधिक मृदा अपरदन जल से होता है क्योंकि जल मिट्टी को बहुत जल्दी काट देता है ना। तो इसको भी हम लोग समझ सकते हैं। फिर आपसे पूछा जाएगा एक क्वेश्चन कि सर्वाधिक अपनलिका अपरदन, जो कि हम लोग अभी बात भी कर चुके हैं, जल से बाला नदी क्षेत्र कौन सा है, तो ये चंबल वाला क्षेत्र है। जो चंबल में आप लोग गए होंगे ना, तो वहां पर बीहड़ मिलता है ना, ऐसे ऐसे मिट्टी कट कट के ना ऐसी खाइयां सी बन गई हैं। आप लोग शायद कभी गए हो उस क्षेत्र में, तो आप लोगों ने देखा होगा। मेरी ट्रेन जो है ना चंबल वाले क्षेत्र से ही निकलती है, तो मुझे पता चलता है वहां पर कि हाँ भाई पूरी अवनलिका बनी हुई है ना, चंबल नदी में। फिर अवनलिका अपरदन जल से सर्वाधिक प्रभावित जिले कौन से हैं, तो इटावा और आगरा। इटावा तो देखिए जो चंबल नदी है वो यमुना नदी से कहाँ पर मिलती है, इटावा ही में तो मिलती है। और आगरा से भी, वो आगरा के किनारे से भी निकलती है। अगर देखा जाए ना, तो यहाँ पर मैप में देखा जाए ना, तो ये वाला एरिया जो है, यहाँ पर देखिए ये वाला इलाका है, ये है चंबल। यहीं से चंबल एंट्री करती है, दिख गया ना। तो ये दिख भी रही है, चंबल नदी लिखा भी हुआ है यहाँ पर, तो बहुत ज्यादा समझने की कोशिश, दिक्कत है नहीं। फिर वायु अपर्दन वाले जिले मथुरा व आगरा। वायु अपर्दन वाले जिले कौन से हो गए, मथुरा व आगरा हो गए। ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर ये मथुरा हो गया, ये आगरा हो गया, ये इटावा हो गया। समझने के लिए ये मथुरा और आगरा जो कि कह सकते हैं शुष्क क्षेत्र में आते हैं, और आगरा और इटावा में चंबल नदी दोनों में रहती है। चंबल नदी आगे जाके इटावा में
यमुना नदी से मिल जाती है। और शुष्क खेती क्षेत्र, देखिए ये बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है ना, बुंदेलखंड में कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं, 7 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, तो उनको देख लेते हैं। देखिए ये जालौन है आपका, है ना। यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं जिससे कि थोड़ा हमें समझ में आ सके। देखिए ये वाला एरिया हो गया आपका जालौन हो गया, फिर ये झांसी हो गया, ये भी आता है बुंदेलखंड में, ये तीसरा ललितपुर हो गया। यहाँ पर आपको दिख जाएगा, देखिए कौन सा, ये वाला हो गया आपका महोबा, फिर ये हमीरपुर, फिर ये हो गया आपका बांदा, और ये हो गया चित्रकूट। तो 7 डिस्ट्रिक्ट आपके कौन कौन से आते हैं, सबसे ऊपर से ही लिख लीजिएगा जालौन, जालौन के बाद यहीं पर झांसी, झांसी के बाद फिर क्या हो जाएगा ललितपुर, ललितपुर के बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर, ललितपुर के बाद एक हो जाएगा आपका महोबा और हमीरपुर, है ना। हमीरपुर के साथ ही आपका यहाँ पर बांदा, और बांदा के साथ ही आपका चित्रकूट। तो कुल मिला के यहाँ पर 7 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र में आते हैं यूपी के। ठीक, चलिए अब आगे देख लेते हैं और भी पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। ये आपने मैप से समझ लिया ना ठीक से कि कहाँ पर क्या हो रहा है। अब आगे देखिए, एक पॉइंट यहाँ पर आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि अफीम की जो खेती होती है ना, अफीम की खेती सबसे ज्यादा कहाँ पर की जाती है, तो ये 2 डिस्ट्रिक्ट में की जाती है, बाराबंकी और गाजीपुर। देखिए ये लगा हुआ एरिया है आपका बाराबंकी और गाजीपुर वाला, तो यहाँ पर आपको अफीम की खेती सबसे ज्यादा मिलती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। सर्वाधिक आंवला उत्पादन वाला जिला कौन सा है, प्रतापगढ़। सबसे ज्यादा आंवला उत्पादन कहाँ पर होता है, प्रतापगढ़ में, जो कि इलाहाबाद के यानी कि आज का प्रयागराज के बिल्कुल सटा हुआ है नॉर्थ में आप जाएंगे तो। ठीक, फिर सर्वाधिक आंवला उत्पादन जिला कौन सा है, प्रतापगढ़, ये हो गया है। राज्य के जीआई टैग, देखिए सुरखा, ये सुरखा है, खुर्जा नहीं है, सुरखा, सुरखा अमरूद कहाँ का है, प्रयागराज का है। आप इसको खाते हैं ना तो एकदम रेड निकलता है ये अंदर से, है ना। तो इसको आप लोग कह सकते हैं ये सुरखा अमरूद एक हो गया है जीआई टैग के लिए। दशहरी आम भी हो गया लखनऊ का। काला नमक भी हो गया चावल, गोरखपुर के, बस्ती के और देवी पाटन मंडल के, ये वहां पर पाए जाते हैं। बासमती चावल की यदि हम बात करें तो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्र में होते हैं, और रतौल आम बागपत और देशावरी पान महोबा में। तो महोबा तो पान के लिए वैसे भी फेमस है, पान में वहां पर जीआई टैग मिल ही रखा है इसी के लिए। तो ये देशावरी पान है, अगर आपसे पान पूछ लिया जाए तो कौन सा पान, देशावरी पान। और रतौल आम कहाँ पर मिलेगा, बागपत में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये आता है बागपत। और बासमती चावल कहाँ पर मिलेगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। काला नमक कहाँ पर मिलेगा, गोरखपुर, बस्ती और देवी पाटन मंडल में। दशहरी आम लखनऊ में, लखनऊ में दशहरी आम सबसे ज्यादा। और सुरखा अमरूद तो प्रयागराज में, जो कि अंदर से आप खाते हो तो रेड निकलता है एकदम से। ठीक है, ये आपके जीआई टैग वाले एरिया हो गया। देखिए ये हो गया आपका रतौल आम, रतौल आम कहाँ पर मिल रहा था, बागपत में, तो ये हो गया आपका बागपत। ठीक है, फिर ये देखिए लखनऊ का दशहरी आम हो गया, ये लखनऊ में। और यहीं पर बाराबंकी की अफीम हो गई है, और यहाँ पर गाजीपुर की भी अफीम हो गई है। ठीक है, गोरखपुर का काला नमक और चावल हो गया है, और प्रतापगढ़ का आंवला हो गया है। ठीक है, तो सब कुछ आपको बहुत बेहतरीन तरीके से दिख गया है कि नहीं। जीआई टैग इतने ही है, बाकी हम और क्लास करते रहेंगे ना, करंट अफेयर्स की अभी क्लास करेंगे यूपी स्पेशल की, तो उसमें काफी चीजें जो कि करंट से रिलेटिव अभी नई बढ़ाई गई हैं उनको भी देखते चलेंगे, है ना। चलिए अब देख लेते हैं कुछ बेहतरीन क्वेश्चन जो कि यहाँ से पूछे ही जाते हैं, है ना। कहाँ से, यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। एक सेकंड, लैपटॉप आपका यहाँ पर डिस्चार्ज हो रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से ये क्वेश्चन जो कुछ फैक्ट है ना, ये पूछे ही जाते हैं, तो आपको ये बहुत अच्छी तरीके से कर लेना है। एक तो है देखिए जमींदारी उन्मूलन कानून, तो 1951 में हमारे देश का जब संविधान बना ना, उस समय आया था ये जमींदारी उन्मूलन कानून 1950 में। प्रदेश में लागू कब हुआ था ये, जब संविधान बन गया उसके बाद से। उसके बाद से कब हुआ, तो ये हुआ आपका 1 जुलाई 1952 को। ठीक, 1 जुलाई 1952 से ये लागू हो गया। फिर चकबंदी युवा, देखिए चकबंदी योजना पूछी जाती है, चलाई जा रही कब से, 1954 से। तो चक और चौवन, ठीक, आप इसको प्रोनाउंस करोगे ना तो ये मिल जाएगा, चकबंदी योजना, और यहाँ पर 1954। ठीक, चौवन, चकबंदी चौवन, चकबंदी चौवन, 2-3 बार बोलोगे तो खुद ही याद हो जाएगा। ये प्रोनाउंसिएशन ही सेम सेम हो रहा है। फिर एंटी भू माफिया टास्क फोर्स का गठन कब हुआ, तो ये हुआ 8 मई 2017 में। इसको भी याद रखिएगा क्योंकि बाबा की देन है ये, है ना। किसान क्रेडिट कार्ड योजना एक पूछ ली जाती है आपसे, तो ये 1999 से 2000 के बीच में ये चलाई गई थी। तो आपसे 1999 भी लिखा आ सकता है, 2000 भी लिखा आ सकता है, लेकिन आपको करेक्ट याद रखना है 1999 और 2000 में इनको चलाया गया था किसान क्रेडिट कार्ड योजना। बहुत से लोग आप में से लाभ भी उठाते होंगे, आप नहीं तो आपके घर वाले जरूर इसका लाभ उठाते होंगे। ठीक,
फिर है जैविक खेती हेतु मॉडल के रूप में चयनित जिला कौन सा है। जैविक खेती के लिए पूछा जाए ना तो आप हमीरपुर को चुन लीजिएगा। अब हमीरपुर कहाँ पर आता है, ये बुंदेलखंड में आता है। देखिए यहाँ पर झांसी के बगल में जालौन और ये महोबा, महोबा के नॉर्थ में आपको यहाँ पर ये वाला डिस्ट्रिक्ट जो है ना ये हमीरपुर है। तो ये जैविक खेती के लिए ये फेमस जिला है ना, तो इसको याद रख लीजिएगा। फिर यहाँ पर पूछा जाता है उत्तर, ये जो कृषि क्षेत्र है यहाँ पर यूपी में प्रथम स्थान पर कौन कौन, मतलब यूपी जो है ना किस किस चीज में टॉप पर आता है। तो फर्स्ट प्लेस पर हम लोग रख लेते हैं, देखिए खाद्यान्न में, मतलब गेहूं, यहाँ पर खाद्यान्न की चीजें जो है वो बहुत ज्यादा होता है, गेहूं होता है, गन्ना भी होता है, दुग्ध में टॉप पर है, आलू में भी टॉप पर है यूपी, और आम आमला मतलब बेसिक चीजें जो खाने वाली हैं डेली की उनमें, तरबूज खरबूज अभी देखिए चल ही रहा है, तरबूज खरबूज आप लोग खा ही रहे होंगे बहुत ज्यादा खरीद खरीद के, और पशुधन में तो है ही, और भैंस में, स्पेशली भैंस में फर्स्ट स्थान पर है ये, ठीक है। बाकी हम लोग करंट चीजें अपडेट करेंगे तो और भी चीजें देख लेंगे कि यूपी किस किस चीज में फर्स्ट प्लेस पर पहुंच चुका है, ठीक है। तो ये कौन कौन सी हो गई है, खाद्यान्न भी हो गया, गेहूं भी हो गया, गन्ना भी हो गया, दूध हो गया, आलू आम और आंवला हो गया, तरबूज खरबूज, पशुधन और भैंस हो गया, ठीक है, भैंस। आप द्वितीय स्थान पर देख लेते हैं तो चीनी, एथेनॉल और चावल इनमें सेकंड स्थान पर है, ठीक। अब प्रमुख झीलें देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए ये 3 स्टार क्वेश्चन है आपका, प्रमुख झीलें आपसे यहाँ पर पूछी जा सकती हैं, और यहीं से आपके रामसर स्थल भी खूब बनेंगे, तो रामसर स्थल भी देख लेंगे। तो बखीरा झील संत कबीर नगर में, अभी घबराइएगा नहीं, इसको हम लोग मैप पे भी समझ लेंगे, पहले हम लोग देख लेते हैं। बखीरा झील जो है वो आपको कहाँ पर मिलेगी, संत कबीर नगर में, ठीक। नवाबगंज झील आपको कहाँ पर मिलेगी, ये उन्नाव में मिलेगी, है ना। पार्वती अर्गा ताल कहाँ पर मिलेगा, गोंडा में, है ना। और कीमठ ताल मिलेगा आपको आगरा में, कीठम ताल बोलते हैं इसको, कीमठ नहीं सॉरी कीठम ताल है ये, कीठम ताल, ये कहां पर मिलेगा, ये आगरा में मिलता है। शेखा झील आपको अलीगढ़ में मिलेगी, और गोविंद बल्लभ पंत सागर कहां पर मिलेगा, सोनभद्र में, गोविंद बल्लभ पंत सागर, जो कि यूपी के गोविंद बल्लभ पंत कौन थे, यूपी के पहले कौन सीएम थे ना, तो इन्हीं के नाम पर इसको रखा गया, तो ये सोनभद्र में मिलेगा। लक्ष्मी ताल और बरुआ सागर ये झांसी में मिलेंगे, ठीक। अब हम लोग इनको देख लेते हैं मैप में। देखिए शेखा झील अलीगढ़ में, शेख साहब कहां पर मिलेंगे, अलीगढ़ में ही मिलेंगे ना शेख साहब, तो इनको हम देख लेते हैं कहां पर, ये मिल जाएंगे हमें अलीगढ़ में, ठीक। फिर इसके बाद की कीठम ताल जो है वो मिल जाएगा हमको आगरा में, लक्ष्मी ताल और बरुआ सागर ये देखिए झांसी में मिल जाएंगे, ठीक। और यहाँ पर आपको नवाबगंज झील कहाँ पर, उन्नाव में मिलेगी, ठीक। पार्वती अर्गा झील गोंडा में, पार्वती अर्गा गोंडा, ठीक। और बखीरा झील संत कबीर नगर, और यहाँ पर सोनभद्र में क्या मिल जाएगा, गोविंद बल्लभ पंत सागर सोनभद्र में, ठीक है। ये चीजें हम लोगों ने मैप की सहायता से भी देख ली। अब हम लोग इसी के साथ साथ क्या देख लेंगे, ये तो भैया झील हो गई फेमस झील जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है यूपी के किसी भी एग्जाम में। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर जो 11 रामसर साइट हमारी यूपी की हो गई है, वो 11 की 11 साइट देख लेते हैं कौन कौन सी हो गई है। 11 रामसर स्थल देख लेते हैं। ऊपरी गंगा नदी, ये सबसे पहले रामसर साइट थी यूपी की, 2005 में बनाई गई थी। ये आपको कहां पर मिलेगी, ब्रजघाट से नरोरा, अभी हम लोग देख लेंगे मैप में, इसको घबराइएगा नहीं, पहले एक बार सुन लीजिएगा। फिर उसके बाद नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य 2019 में उन्नाव में, ठीक। फिर समन पक्षी अभ्यारण्य 2019 में कितनी 6 बनाई गई थी, सबसे पहले बनी 2005, 2005 के बाद से कोई रामसर साइट यूपी में नहीं बनाई गई। फिर 2019 में सीधी 6 रामसर साइट यहाँ पर बनाई गई थी, है ना, कितनी 6 रामसर साइट। तो 6 जो रामसर साइट बनाई गई है अब उनको देख लेते हैं हम लोग। तो 6 रामसर साइट में एक नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य आपका उन्नाव वाला हो गया, ठीक। दूसरा समन पक्षी अभ्यारण्य हो गया मैनपुरी वाला। फिर पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य 2019 में ये भी बना गया गोंडा में। और सरसई नवाब, है ना, झील जो बनाई गई है वो कहां पर, इटावा में 2019 में ये भी बनाई गई। सांडी पक्षी अभ्यारण्य हरदोई में 2019 में। और समसपुर पक्षी अभ्यारण्य 2019 में रायबरेली में। तो ये हो गई 2019 की टोटल कितनी 6 झील, ठीक। फिर उसके बाद 2020 में सूर सरोवर और कीठमताल जो है 2020 का आगरा में बनाया गया। फिर हैदरपुर वेटलैंड आर्द्रभूमि 2021 में बनाई गई मुजफ्फरनगर और बिजनौर में, ठीक। और फिर बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य 2022 में संत कबीर नगर में बनाया गया। और पटना पक्षी अभ्यारण्य अभी ये हाल ही में बनाया गया 2025 में, जलेसर पड़ता है एटा में, जलेसर में बनाया गया, ठीक। अब हम लोग इनको देख लेते हैं मैप में प्रॉपर तरीके। तो सबसे पहले 2005 में ऊपरी गंगा, है ना, कौन सी ऊपरी गंगा, कलर इधर यहाँ पे चेंज कर लेते हैं जैसे पता चल जाए, ये है ऊपरी गंगा आपकी। ये कहाँ से, ब्रज घाट से और आपके नरोरा तक, मतलब बुलंदशहर में जो नरोरा है ना, तो ये ब्रज घाट से नरोरा तक ये ऊपरी गंगा नहर है। इसको सबसे पहले कौन सा वेटलैंड बनाया गया था यूपी में, ठीक। फिर 6 आपके 2019 में बनाए गए। देखिए कौन कौन से बनाए गए, यहाँ पर सबसे पहले तो
ये है सरसई, इटावा का सरसई पक्षी अभ्यारण्य। फिर नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उन्नाव में बनाया गया, ठीक है। और यहाँ पर सांडी अभ्यारण्य कहाँ पर, हरदोई में। और समान पक्षी अभ्यारण्य बिहार, कहाँ पर, समान पक्षी अभ्यारण्य बनाया गया आपका मैनपुरी में। और फिर पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे बनाया गया पक्षी विहार, ये पार्वती अर्गा, तो ये बनाया गया आपका गोंडा में। और बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य तो बाद में बनाए, फिर एक ये समसपुर पक्षी अभ्यारण्य ये बनाया गया रायबरेली में, ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे, देखिए याद करने की ट्रिक क्या रहेगी, देखिए पार्वती को आप अर्घ देते हो ना, अर्घ तो वैसे सूर्य को दिया जाता है, लेकिन सूर्य मतलब यहाँ से देख लीजिएगा आप, अर्घ पार्वती जी को दीजिएगा, है ना। तो पार्वती अभ्यारण्य कहाँ पर मिलेगा आपको, गोंडा में, ठीक। ये गोंडा में हो गया। सांडी, सांडी सांड की तरह मतलब क्या है, हर कोई होना चाहता है आज के टाइम पे, सभी लोग सांड की तरह, तो हरदोई हो जाएगा, ठीक है, हरदोई में हो गया सांडी पक्षी अभ्यारण्य। समान, समान जो मैन है ना, मैन मैन लोग समान होने की बात करते हैं, है ना। तो समान पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर हो जाएगा, मैनपुरी में, ठीक है। फिर यहाँ पर एक हो जाएगा आपका सरसई, इटावा में, ठीक। और एक यहाँ पर समसपुर पक्षी अभ्यारण्य हो जाएगा रायबरेली में। और नवाब, देखिए उन्नाव में है नवाब, उन्नाव में, तो नाव में नवाब कहाँ पर जाएंगे, नाव में जाएंगे ना, नाव में नवाब जाएंगे, तो ये हो गए याद। फिर यहीं पर देख लीजिएगा आप, सूर सरोवर और कीठम ताल कहाँ पर है, ये है आगरा में। फिर कौन सा बच गया, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि 2022 में बनाया गया था, तो ये है आपका संत कबीर नगर में। तो बखीरा, देखिए संत जो कबीर थे ना, कबीर साहब हर जगह बखेड़ा खड़ा कर देते थे, बखेड़ा, बखेड़ा से कर लीजिए बखीरा, है ना। अब कौन सा बच गया, पटना पक्षी अभ्यारण्य, तो ये तो याद होना चाहिए, ये कहाँ पर, एटा में बनाया गया है अभी हाल ही में 2025 में, ठीक है। सारे के सारे हो गए 11 के 11, हम लोग रामसर साइड बहुत अच्छे से देख चुके हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं जो कि प्रमुख बांध परियोजना है, इनको देख लेते हैं, बांध परियोजनाएं कौन कौन सी हैं। अब देखिए यहाँ से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जो रामसर साइट है हम लोगों ने बहुत अच्छे से देख ली, और यहाँ पर ऊपर जो प्रमुख झीलें थी रामसर साइट के अलावा वो भी कंप्लीट कर ली है। यूपी किस किस चीज में प्रथम और किस किस चीज में सेकंड स्थान पर है, ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट सन थे जो कि पूछे जाते हैं, एक तो जमींदारी उन्मूलन पूछा जाता है आपका, तो 1 जुलाई 1952 से लागू हुआ था ये चकबंदी चंगन में। एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स, ये बाबा जी लाए थे कब, 8 मई 2017 को। किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब हो गई थी, ये 1999 2000 में। और जैविक खेती हेतु मॉडल के रूप में चयनित कौन सा जिला है, ये हमीरपुर है। तो इतनी चीज याद हो गई। ये हम लोगों ने कुछ जीआई टैग देख लिए थे जो कि पुराने हैं, है ना। लेकिन अभी हम लोग थोड़े नए जो करंट अफेयर्स देखेंगे तो उसमें देख लेंगे। अफीम के लिए बाराबंकी और गाजीपुर ये दोनों के दोनों फेमस थे, ठीक है। बुंदेलखंड वाला क्षेत्र देख लिया था, बुंदेलखंड में 7 कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट होते हैं ये हम लोगों ने बहुत अच्छे से देख लिए थे। आगरा और इटावा चंबल या अब नलिका अपर्दन के लिए ये फेमस है ना, अब नलिका अपर्दन के लिए ये डिस्ट्रिक्ट। और आगरा और मथुरा ये लगी हुई है राजस्थान से, तो ये शुष्क खेती के लिए फेमस है, ठीक। और वहीं पर फिर हम लोगों ने यहाँ पर क्या देख लिया था, ये 3 पॉइंट देख लिए थे, जो कि कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र था 20, कृषि जलवायु क्षेत्र कितने थे 9, और कृषि मृदा अपर्दन क्षेत्र कितने थे 8 थे। तो ये सारे के सारे पॉइंट हम लोग देख चुके हैं। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं यहाँ पर क्या प्रमुख बांध परियोजना है, जो यूपी की इंपॉर्टेंट बांध परियोजना है ना। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, बांध परियोजना है कहाँ पर है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, और पूछ सकता है कि कौन से नदी पर स्थित है, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं इसको। जो परियोजना है ना, राजघाट परियोजना, आप लोगों ने बहुत ज्यादा देखा होगा क्योंकि इस पर यूपी और एमपी में डिस्प्यूट चलता है ना। बेतवा नदी पर है ये, यूपी और एमपी में डिस्प्यूट चलता है ये राजघाट बहुउद्देशीय परियोजना का, तो ये ललितपुर में है, ठीक। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना ये भी ललितपुर में है और बेतवा नदी पर है, तो बेतवा नदी की 2 परियोजना याद रख लीजिएगा। फिर कन्हार बांध की बात करें तो सोनभद्र में है कन्हार नदी, ठीक। सरयू बांध बहराइच में सरयू नदी पर, बस यही तो है, कन्हार सोनभद्र में हो गया कन्हार। तो आप सोना कहाँ पर, कान में पहनते हो ना, आप लोग कान में सोना पहनते हो ना, लड़कियों से बात हो रही है यहाँ पर, कान में क्या पहनते हैं, सोना, तो ये आपको याद हो जाएगी। और सरयू बांध बहराइच में है सरयू नदी पर, तो बहुत ज्यादा आपको याद करना है नहीं। प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा साधन पूछा जाता है तो नलकूप है, और उसके बाद क्या है, नहरें हैं, ठीक। और उसके बाद क्या है, तालाब। तो सबसे टॉप वाला आपसे पूछा जाता है तो नलकूप आपको याद रख लेना है। फिर राज्य में कुल विद्युत उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किस चीज का है, तो तापीय विद्युत का है, तो ये भी 2 पॉइंट याद रख लीजिएगा।
अब ताप विद्युत की बात कर ले, ताप विद्युत परियोजनाएं कौन कौन सी, ये तो क्या थी, बहुउद्देशीय परियोजनाएं। तो बहुउद्देशीय परियोजना देखने के बाद फिर हम लोग देख लेते हैं ताप विद्युत परियोजनाएं। ताप विद्युत परियोजनाएं कौन कौन सी है, हरदुआगंज हो गई है, कहां पर, अलीगढ़ में, पारीक्षा झांसी, अनपरा सोनभद्र और ओबरा सोनभद्र। तो देखिए दुआ कौन करेंगे, दुआ अली दुआ करेंगे ना, अली साहब से आप दुआ करेंगे ना। और परीक्षा तो बहुत फेमस है झांसी की, है ना, अनपरा सोनभद्र की और ओबरा भी सोनभद्र की। और जो हरदुआगंज है ना, अली अली सॉरी कहाँ की, अलीगढ़ की, ये राज्य की सबसे पुरानी तापीय परियोजना है। तो अगर आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि राज्य की सबसे पुरानी तापीय परियोजना कौन सी है, तो ये है अलीगढ़। ठीक है, याद रहेगी। रोजा ताप विद्युत परियोजना की बात करें तो ये मिलेगी आपको शाहजहांपुर में, रोजा ताप विद्युत परियोजना। 12 संगम ताप, या तो लिखा होगा 12 ताप विद्युत परियोजना या फिर लिखा होगा संगम ताप विद्युत परियोजना, तो ये मिलेगी प्रयागराज में। जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, संगम, संगम कहाँ की बात हो रही है, प्रयागराज की बात हो रही है। ठीक है, अब इनको सबको मैप में देख लेंगे, आप पहले और देख लीजिएगा। अब जल विद्युत परियोजनाएं देख लेते हैं। ठीक, कौन सी, रेहंद जल विद्युत परियोजना, ये आपको मिलेगी सोनभद्र में रेहंद नदी पर। ठीक है, जिला भी पूछा जाएगा और आपसे नदी भी पूछी जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पर है माता टीला जल विद्युत परियोजना, तो ये ललितपुर में बेतवा नदी पर। खारा जल विद्युत परियोजना सहारनपुर में यमुना नदी पर मिल जाएगी। और एक शीतला जल विद्युत परियोजना झांसी में मिलेगी। ये शीतला जल विद्युत परियोजना, वहां पर शीतला माता का मंदिर भी है और बेतवा पर मिलेगी ये। ठीक है, तो ये टोटल मिला के अब हम लोग देख लेते हैं इसको। देखिए ये है खारा जल विद्युत परियोजना, है ना, तो ये कहां पर मिलेगी, सहारनपुर में। ठीक, यमुना नदी पर, सहारनपुर यमुना नदी पर हो गई ये। और यहीं पर हो गई हरदुआगंज में, कौन सी, हरदुआगंज कहां पर हो गई है, अलीगढ़ में, ये अलीगढ़ हो गया। ठीक है, रोजा कहां पर हो गई है, शाहजहांपुर पे, ये शाहजहांपुर हो गया आपका। पारीक्षा और शीतला ये झांसी में हो गई, और जो माता टीला है ये कहां पर हो गई है, ललितपुर में। ठीक, इसको याद रख लीजिएगा, ललितपुर वाली को। और फिर यहाँ पर अनपरा, ओबरा और रेहंद, ये तीनों की तीनों कहां पर हो गई है, सोनभद्र में। ठीक, सोनभद्र याद कर लीजिएगा। बस, तो इतनी ही तो परियोजनाएं थी। मैप के माध्यम से कितनी जल्दी होगी, देखिए 3 तो यहाँ पर याद कर लीजिएगा आप, बुंदेलखंड क्षेत्र में। 3 आप कर लीजिए सोनभद्र में याद, और 3 टोटल ही है, हरदुआगंज, रोजा और खाराजल। बताइए कोई दिक्कत है, 9 तो परियोजना ही है, आप लोग याद कर लीजिएगा इनको। अब सौर ऊर्जा से प्रकाशित राज्य का पहला बस स्टेशन कौन सा बनाया गया, तो केसरबाग बनाया गया है लखनऊ में। ठीक है, ये सौर ऊर्जा से प्रकाशित राज्य का पहला बस स्टेशन है। सोलर सिटी की बात करें, सोलर सिटी विकसित की जा रही है कहां पर, आगरा, मुरादाबाद और प्रयागराज में। देखिए ये मैप में यहीं पर दिखा दिया गया है, ये हो गया आपका कौन सा, मुरादाबाद, और ये हो गया आपका आगरा, और ये हो गया आपका प्रयागराज। ठीक है, तो 3 सोलर सिटी विकसित की जा रही हैं। सोलर पार्क विकसित किए जा रहे हैं कहाँ पे, प्रयागराज, मिर्जापुर और जालौन, कानपुर देहात। ठीक है, तो प्रयागराज कहाँ पर मिल जाएगा आपको, देखिए ये प्रयागराज मिल जाएगा यहाँ पर, यहीं पर प्रयागराज के पास में मिर्जापुर भी मिल जाएगा, और यहीं पर आपको फिर जालौन मिल जाएगा, और जालौन के पास में आपको कानपुर देहात। ठीक है, तो हो गया ना। अगर मैप में हम लोग देखें हैं तो चलिए एक मैप बना लेते हैं एक्स्ट्रा, मैप इतनी जल्दी बनेगा नहीं यहाँ पे, तो फिर से कोशिश करते हैं कुछ बिगाड़ के, है ना। देखिए मैप बना लेते हैं इधर एक छोटा सा, अच्छा ना बने तो हंसी मजाक बिल्कुल नहीं करना है। ठीक, ये हो गया मैप। अब मैप में यहाँ पर देख लीजिएगा, सोलर पार्क की बात करें तो कहाँ कहाँ बनाया जाए, प्रयागराज, ये हो गया आपका प्रयागराज, और यहीं पर सोनभद्रा हो गया साथ में। ठीक, और ये जालौन हो गया, यहीं पर कानपुर हो गया। 4 तो बनाई जा रही हैं। ठीक, अब देख लेते हैं हम लोग, ये बहुत अच्छे से हम लोगों ने परियोजनाएं देख ली, और इसी के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देख लिए। अब हम खनिज संसाधन देख लेते हैं। खनिज संसाधन अगर देखेंगे ना, तो सबसे पहले यूपी में हमें एक चीज समझ लेनी चाहिए कि खनिज संसाधन वाली जो पेटी होती है ना, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं बन रहा है, मैं गड़बड़ा गया है, फिर से बनाते हैं इसको। देखिए जो खनिज संसाधन रहेंगे ना, वो साउथ यूपी में रहेंगे आपके। देखिए कहां पर, यहाँ पर इस वाली पेटी पे पूरा खनिज रहेगा आपका, बुंदेलखंड वाला क्षेत्र, और नीचे नीचे कह सकते हैं आपका सोनभद्र वाला, मिर्जापुर और प्रयागराज वाले क्षेत्र में। तो खनिज दृष्टि से अगर उत्तर प्रदेश को पूछा जाए तो आपको बताना है कि ये एक निम्न मध्यम श्रेणी का राज्य है। कौन सा, निम्न मध्यम श्रेणी का राज्य। और 1974 में उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की यहाँ पर स्थापना भी की गई थी। कौन से, उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना की गई। फिर उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति घोषित की गई दिसंबर 1998 में। और खनिज बहुल जिले कौन कौन से हैं, 12 जिले हैं। ये नीचे की पेटी की बिल्कुल बात कर लेते हैं। देखिए कौन कौन से हैं 12 जिले। एक आपका यहाँ पर जालौन हो गया, ये वाला इलाका, फिर इसी से लगा हुआ झांसी हो गया, नीचे ललितपुर हो गया। ठीक, 3 ये हो गए। फिर यहाँ पर देखिए आप महोबा, महोबा के ऊपर हमीरपुर, फिर बांदा, ये वाली लाइन आप पूरी कर लीजिए, बांदा के बाद
चित्रकूट, चित्रकूट के बाद यहाँ पर मिर्जापुर, मिर्जापुर के बाद प्रयागराज, ये सोनभद्र आपका हो गया, और यहाँ तक चले जाइए चंदौली तक। तो ये जो आपके यहाँ पर मिलेंगे कितने जिले, 11 जिले, 12 जिले आपको मिल जाएंगे। ये 12 यही जिले हैं, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, सोनभद्र, प्रयागराज, मिर्जापुर और चंदौली। तो अगर आपको मैप याद होगा ना, हम लोगों ने जो सबसे पहले क्लास की थी ना, ये मैप को ही लेकर की थी। देखिए कौन कौन से, जालौन, झांसी, ललितपुर, ये 3 हो गए। फिर यहाँ पर महोबा, बांदा, चित्रकूट, ये 3 हो गए। सोनभद्र, प्रयागराज, मिर्जापुर और चंदौली और हमीरपुर हो गया। ठीक है ना, हमीरपुर इधर है ना कि वहां पर, ये हमीरपुर। ठीक है, ये हो गया अपना जो खनिज बाहुल क्षेत्र आता है ये। अब देख लेते हैं, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर के भंडार व उत्पादन की दृष्टि से यूपी का कौन सा स्थान है, तो ये दूसरा स्थान है यूपी का। ठीक है, सिलिका सैंड की अगर बात करें, कांच बालू की, तो उत्पादन में देश में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, ये द्वितीय स्थान है, आंध्र प्रदेश पहले पर है। ठीक, तो सिलिका सैंड की बात हो रही है, आप लोग प्रयागराज जाते होंगे ना, तो वहां पर सिलिका सैंड मिलती है, चमकती है बहुत ज्यादा, बालू जो वहां की लोगे ना आप मुट्ठी में, तो बहुत ज्यादा चमकती है, तो वही है, द्वितीय स्थान पर है। ठीक है, फिर सिलिका सैंड मुख्यतः प्रदेश की किन नदियों से प्राप्त होता है, तो ये होता है गंगा और यमुना से, गंगा से भी और यमुना से भी होता है। ठीक, तो ये हम लोगों ने सिलिका सैंड को समझ लिया, और 12 वो डिस्ट्रिक्ट देख लिए जो जो कि खनिज बाहुल्य क्षेत्र है। अब देख लेते हैं प्रमुख खनिज और उनके उत्पादन क्षेत्र। तो चूना पत्थर आपको कहां पर मिलेगा, मिर्जापुर के कजराहाट, सोनभद्र में। देखिए यहाँ पर ये है चूना पत्थर, चूना पत्थर और बलुआ पत्थर, तो ये मिल जाएगा आपको कहां पर, सोनभद्र में। ये है आपका सोनभद्र। ठीक, फिर बॉक्साइट कहां पर मिलेगा, तो बॉक्साइट मिल जाएगा बांदा और चंदौली में, हिंडाल्को, रेणुकूट में। देखिए बांदा कहां पर मिलेगा आपको, ये आ गया आपका बांदा। ठीक है, फिर यहीं पर हो गया आपका कौन सा, चंदौली और है ना, तो चंदौली ये हो गया आपका। सॉरी ये गड़बड़ा गया है थोड़ा सा, हाँ पीडीएफ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, अभी देख लेते हैं उसको। कहाँ पर थे हम लोग, हाँ यहाँ पर थे। तो ये हो गया आपका, देखिए ये हो गया आपका बॉक्साइट के लिए कौन सा, एक तो बॉक्साइट के लिए ये बांदा हो गया, और एक आपका ये चंदौली हो गया। ठीक, बॉक्साइट के लिए 2 हो गए। फिर डोलोमाइट के लिए क्या हो गया, मिर्जापुर, सोनभद्र और बांदा, तीनों की लोकेशन अब आपको दिख रही होगी, तीनों लगे हुए क्षेत्र हैं। देखिए ये कौन सा है डोलोमाइट के लिए, ये तीनों डोलोमाइट है ना, ये हो गया बांदा, और ये हो गया आपका चित्रकूट, और ये हो गया मिर्जापुर। फिर यहीं पर देख लीजिएगा हीरा, हीरा के लिए बांदा और मिर्जापुर, ग्रेफाइट के लिए हमीरपुर, यूरेनियम के लिए ललितपुर, अलग से ही जाना जाता है ये तो, यूरेनियम के लिए ये ललितपुर जाना जाता है, और तांबे के लिए भी। और जिप्सम के लिए झांसी, ललित, हमीरपुर जाना जाता है, तांबा ललितपुर, सोनराई क्षेत्र में जाना जाता है, और सैंड स्टोन के लिए मिर्जापुर और सोनभद्र पाया जाता है। तो आप लोगों ने ये देखा, ये हम लोगों के क्या है, खनिज हैं। चूना पत्थर मिर्जापुर कजराहाट में, बॉक्साइट कहाँ पर पाया जाता है, बांदा चंदौली में, और डोलोमाइट मिर्जापुर, सोनभद्र और बांदा में। हीरा कहाँ पर पाया जाता है, वैसे तो सतना और पन्ना की खानों में, पन्ना की खानों में पाया जाता है ना, तो वहीं पर तो लगा हुआ है, पन्ना और सतना से ही तो लगा हुआ है, बांदा और मिर्जापुर। फिर ग्रेफाइट हमीरपुर में, यूरेनियम ललितपुर में, जिप्सम झांसी हमीरपुर में, तांबा ललितपुर सोनराई क्षेत्र में, और सैंड स्टोन हो गया मिर्जापुर सोनभद्र में। ठीक है, तो ये हो गया क्या, हम लोगों का जितने खनिज वाले क्षेत्र थे वो। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं वन्यजीव से संबंधित। भारत का प्रथम रात्रि वन्यजीव पार्क की बात करें यदि, नाइट सफारी, नाइट सफारी पार्क, तो नाइट देखिए, नाइट में आप कहाँ घूम पाओगे, जहां बहुत चमक धमक होगी, तो ग्रेटर नोएडा, जो यूपी का ग्रेटर नोएडा है, वहां पर चमक धमक ठीक है ना, तो वहीं पर उसको इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी कहते हैं, तो नाइट सफारी पार्क वहां पर। फिर चंबल नदी, देश का सबसे बड़ा घड़ियाल अभ्यारण्य यहाँ पर है चंबल नदी में। देश का पहला डॉल्फिन सूचना केंद्र भी यहीं पर है चंबल नदी में। ठीक, 2 चीज आप चंबल नदी से याद रखिएगा, एक तो देश का सबसे बड़ा घड़ियाल अभ्यारण्य, और एक देश का पहला डॉल्फिन सूचना केंद्र। और चंबल नदी से यूपी के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट लगी हुई है, तो आगरा और इटावा, तो ये भी याद रख लीजिएगा। ठीक, फिर भालुओं के पुनर्वास हेतु रेस्क्यू सेंटर की बात करें, तो ये आपको मिल जाएगा कहां पर, मथुरा में। इसको थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा, ये मथुरा में नहीं शायद गोरखपुर में है, आप लोग एक बार चेक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना, कि ये मथुरा में है कि गोरखपुर में है। ठीक, फिर मयूर संरक्षण केंद्र की बात करें तो ये वृंदावन में है। प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो दुधवा खीरी, और 1977 में इसको घोषित किया गया था। प्रदेश का ये राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा, पहला था ये, है ना। टाइगर रिजर्व की बात करें तो दुधवा पहला था, 1987 में बनाया गया था। फिर अमनगढ़ बिजनौर में बनाया गया था 2012 में, पीलीभीत बनाया गया था 2014 में,
पीलीभीत में, और चित्रकूट बनाया गया था, चित्रकूट में बनाया गया था रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य 2022 में। इसके बाद से कोई नहीं बनाया गया। तो 4 आपके टाइगर रिजर्व है। कौन कौन से? दुधवा, अमनगढ़, पीलीभीत और रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, 4 के 4 याद रहेंगे। फिर हाथी रिजर्व की बात करें तो सहारनपुर व बिजनौर में 2009 में बनाया गया था। दुधवा व पीलीभीत 2022 में बनाया गया था। ठीक है, तो ये है आपका पीलीभीत टाइगर रिजर्व, दुधवा टाइगर रिजर्व, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व बिजनौर में, और चित्रकूट में हो गया आपका रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, तो ये सारे के सारे देख लिए। और हाथी रिजर्व कहाँ पर हो गया? सहारनपुर और बिजनौर में हाथी रिजर्व हो गया, तो ये भी देख लिए। अब और प्रमुख वन्यजीव विहार देख लेते हैं। चंद प्रभा कहाँ पर मिलेगा आपको? चंद प्रभा चंदौली। ठीक है ना, चंद, चंद्र से चंदौली। ठीक है, ये आपको याद रखा जाएगा अब 1957 में। किशनपुर कहां पर मिलेगा? लखीमपुर खीरी में। देखिए कृष्ण जी की जो है ना, कृष्ण जी को किशन से लगा लीजिए, किशन, किशन किसके दीवाने थे? खीर के दीवाने थे, तो लखीमपुर खीरी में। करतनिया घाट की बात करें, करतनिया घाट वन्यजीव विहार, तो ये बहराइच में बनेगा, करतनिया घाट बहराइच में। ठीक है, रानीपुर वन्यजीव विहार की बात करें तो ये चित्रकूट टाइगर रिजर्व भी है। ये महावीर स्वामी वन्यजीव विहार तो ललितपुर में मिल जाएगा। ये अभी सारे के सारे हम लोग देख लेंगे मैप में। कैमूर वन्यजीव विहार की बात करें तो मिर्जापुर और सोनभद्र में मिलेगा। सुहागी बरबा वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर मिलेगा? वन्यजीव विहार महाराजगंज में, सुहागी। ठीक, और पीलीभीत वन्यजीव विहार जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, पीलीभीत में ही मिल जाएगा। राज्य का प्रथम सबसे पुराना वन्यजीव विहार कौन सा है? चंद प्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। कहां पर है ये? चंदौली में, है ना। ये सबसे पुराना है। अगर आपसे सबसे पुराना पूछा जाएगा तो ये कहां पर मिल जाएगा? चंद प्रभा वन्यजीव विहार में। सबसे बड़ा वन्यजीव विहार की बात करें तो हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, और सबसे छोटा वन्यजीव विहार की बात करें तो महावीर स्वामी वन्यजीव विहार। कहां पर मिलेगा ये? आपको ललितपुर में। ठीक, तो 3 पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। ये सब राज्य का प्रथम कौन सा है? सबसे पुराना वन्यजीव विहार चंद प्रभा वन्यजीव विहार चंदौली में। सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। और सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है? महावीर स्वामी वन्यजीव विहार। कहां पर? ये ललितपुर में। और हस्तिनापुर कहां पर मिल जाएगा आपको? मेरठ में। ठीक, तो इतने 3 पॉइंट ये याद हो गए। बाकी जो इंपॉर्टेंट है हम लोग इधर देख लेते हैं। देखिए पीलीभीत टाइगर रिजर्व, किशनपुर टाइगर रिजर्व, ये पीलीभीत, पीलीभीत में ही है। किशनपुर कहां पर है? लखीमपुर खीरी में। ठीक है, बहराइच में बहराइच है। सुहागी बरवा कहां पर हो गया? महाराजगंज में। ठीक है, महाराजगंज में ये सुहागी बरवा हो गया। चंद प्रभा चंदौली में हो गया। ठीक है, और यहाँ पर कैमूर मिल जाएगा आपको मिर्जापुर और सोनभद्र में। रानीपुर मिल जाएगा कहां पर? चित्रकूट में। महावीर स्वामी हो गया ये सबसे स्मॉलेस्ट भी है। कहां पर हो गया ये? ललितपुर में। ठीक, और फिर बारासिंगा मिल जाएगा आपको कहां पर? हस्तिनापुर में मिलता है, और ये बिगेस्ट भी है। ठीक, तो ये हम लोगों ने मैप के माध्यम से सारे के सारे वन्यजीव अभ्यारण्य देख लिए, और इंपॉर्टेंट भी है। जितने अभी इसमें पीडीएफ में पढ़ाए गए हैं ना, ये आपको सारी के सारे याद रख लेना है। चलिए अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो सन है वो पूछे जाते हैं। जैसे पूछा जाएगा सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहां पर किया गया? 1976 में किया गया था। ये कब किया गया था? सामाजिक वानिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1976 में किया गया। तो प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना शुरू की गई थी 1979 से 80 में। ठीक है, सामाजिक वानिकी योजना, अगर वानिकी शब्द की बात करें तो 1976 में। ठीक, और सामाजिक वानिकी योजना की बात करें तो 1979 और 80 में। ठीक, पारिस्थितिकी आतंकवादी किस पेड़ को कहा जाता है? पारिस्थितिकी का आतंकवादी किस पेड़ को कहा जाता है? तो ये तो बहुत ही बेसिक पॉइंट है, ये आपको लोगों को रटा ही होगा। यूकेलिप्टस को बहुत लंबा सा पेड़ हो जाता है ये, है ना, बहुत लंबा सा। इसमें यहाँ पर शाखाएं नहीं होती हैं, सीधा ऊपर जाके फैलता है ये थोड़ा बहुत। ठीक, ऐसे ऐसे पत्ते लटके रहते हैं इसके, बहुत लंबा पेड़ हो जाता है, यूकेलिप्टस होता है ये। पानी बहुत सूखता है इसलिए इसको पारिस्थितिकी का आतंकवादी कहते हैं। ठीक, और उत्तर प्रदेश की वानिकी परियोजना कब आई थी? मार्च 1998 में। इस पर लगा लीजिएगा ट्रिपल स्टार। ठीक है, ये आपसे कहीं भी पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की वानिकी परियोजना कब आई थी? मार्च 1998 में। वन्य जीव संरक्षण कार्यक्रम की बात करें तो उत्तर प्रदेश में वन्य जीव परिरक्षण संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1956 में। और वन्यजीव प्रशिक्षण केंद्र कहां पर बनाए गए थे? तो ये लखनऊ और इटावा, दो जगह वन्यजीव प्रशिक्षण केंद्र की बात करें। वन्यजीव सुरक्षा सप्ताह कब मनाया जाता है? तो 1 से 7 अक्टूबर के बीच ये मनाया जाता है। प्रदेश में कुल प्राणी उद्यान कितने हैं? 3। कौन कौन से? लखनऊ, कानपुर और गोरखपुर। एक तो लखनऊ हो गया, एक कानपुर हो गया, एक गोरखपुर हो गया। तो यहां पर देख लीजिए, ये तो हो गया आपका लखनऊ, ये हो गया आपका कानपुर, और ये हो गया गोरखपुर। तो लखनऊ में कौन सा है?
नवाब वाजिद अली प्राणी उद्यान, नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान। और कानपुर में हो गया एलन फॉरेस्ट प्राणी उद्यान। और गोरखपुर में हो गया आपका शहीद अशफाक उल्लाह प्राणी उद्यान। ठीक है, ये तो इस पर डबल स्टार लगा लीजिएगा, ज्यादातर पूछने के चांस इसी के हैं। शहीद अशफाक उल्लाह प्राणी उद्यान गोरखपुर में। और शहीद जो अशफाक उल्लाह साहब थे ना, वो थे कहाँ के? शाहजहांपुर के थे, है ना। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ लेगा, तो गोरखपुर में लगा दीजिएगा शहीद अशफाक उल्लाह प्राणी उद्यान। ठीक है, अब मैप के माध्यम से हम लोगों ने इनकी लोकेशन देख ली है, तीनों की तीनों जो हमारे प्राणी उद्यान है ना। अब थोड़ा सा आगे देख लेते हैं पक्षी विहार। पक्षी विहार देख लेते हैं। पक्षी विहार कौन कौन से हैं यहाँ पर, सारे के सारे मैप के माध्यम से हम लोग समझ लेते हैं। ज्यादा नहीं बचा हुआ है, बस पक्षी विहार और देखने हैं, फिर ये क्लास को हम लोग फिनिश कर देंगे। तो देखिए पक्षी विहार में कौन कौन सा हो गया। एक तो आपका हो गया सांडी हरदोई में, पटना एटा में, सूर सरोवर आगरा में, समान मैनपुरी में, और नवाबगंज ये हो गया आपका उन्नाव में, समसपुर रायबरेली, पार्वती अर्गा गोंडा और बखीरा संत कबीर नगर, सुरहाताल बलिया जयप्रकाश नारायण। तो ये जो बलिया वाला है ना, इसको छोड़ के, और लाख बहोसी कन्नौज, बाकी सारी की सारी आपकी जो हम लोग उसमें देखे हैं ना, किस चीज में, जो यहाँ पर, अरे जो अभी के हाल ही में वो देखे ना रामसर स्थल, तो सारे के सारे तो रामसर स्थल ही हैं यहाँ पर। बस सिर्फ एक ही नहीं है, कौन सा, सुरहाताल बलिया में मिलता है। ये सुरहाताल बलिया में, जयप्रकाश नारायण इसका नाम है। बाकी सारे के सारे यहाँ पर जितने लिखे हुए हैं ना, ये सारे के सारे रामसर स्थल है। इन्हीं यही पक्षी विहार है हमारे यहाँ के यूपी के। ठीक है, कौन कौन से, सांडी हरदोई में है। ठीक है, यहाँ पर आपको हरदोई में मिल जाएगा, पटना एटा में मिल जाएगा आपको, सूर सरोवर कीमतताल, इसको सूर सरोवर आगरा में मिल जाएगा, समान पक्षी विहार ये कहाँ पर, मैनपुरी में, और लाख बहोशी आपको मिल जाएगा कन्नौज में, है ना, नवाबगंज उन्नाव में, समसपुर रायबरेली में, और पार्वती अर्गा गोंडा में। तो यही है, अब हम लोग पढ़ लेते हैं इनको। देखिए चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद किसका, नवाबगंज पक्षी विहार का नाम है। ये 1984 में बना था, उन्नाव में है। ठीक, लाख बहोसी पक्षी विहार कन्नौज में बना था, ये 1988 में बना था। समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में मिल जाएगा आपको, पार्वती अर्गा पक्षी विहार गोंडा में मिल जाएगा। सांडी, हर कोई सांड बनना चाहता है ना, तो ये हर कोई से कर लीजिए हरदोई सांड, सांडी पक्षी अभ्यारण। ठीक, बखीरा पक्षी अभ्यारण कहाँ पर मिलेगा, संत कबीर नगर, जहां पर कबीर जाते थे वहीं पर बखेड़ा खड़ा कर देते थे, है ना। तो ये हो जाएगा बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर में। फिर समान पक्षी विहार की बात करें तो मैनपुरी में। समान, देखिए मेन, हर मेन समान होना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट क्या बोलती है, मेन जो होना चाहिए वो समान होना चाहिए। तो मैनपुरी में मिल जाएगा आपको समान पक्षी विहार। फिर पटना पक्षी विहार कहाँ पर मिलेगा, एटा में। ठीक, सुरहाताल जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार मिलेगा बलिया में, सुरहाताल के नाम से आप याद रख लीजिएगा। और सूर सरोवर पक्षी विहार कहाँ पर मिलेगा, आगरा में। तो ये सारे के सारे वही पक्षी विहार हैं जो हमने लगभग लगभग सारे के सारे देख लिए थे अभी रामसर स्थल में। ठीक, और रामसर स्थल की संख्या कितनी हो गई है यूपी में, अभी 11 हो गई है। और 11वां आपसे पूछ सकता है, तो 11वां कौन सा है, पक्षी पटना पक्षी विहार एटा में, जो आपको मिल जाएगा। फिर देख लीजिएगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे राज्य का प्रथम पक्षी विहार कौन सा है, चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार, ये नवाबगंज में मिलेगा। राज्य का सबसे बड़ा पक्षी विहार लाख बहोसी पक्षी विहार, ये आपको कन्नौज में मिल जाएगा। राज्य का सबसे छोटा पक्षी विहार, तो ये मिल जाएगा शेखा झील पक्षी विहार अलीगढ़ में। देश का एकमात्र कछुआ अभ्यारण्य कहां पर मिलेगा, बनारस में मिल जाएगा ये। ठीक है, और राज्य का प्रथम जटायु गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र कहां पर मिलेगा, भारी बैसी महाराजगंज में। तो ये गिद्ध से संबंधित आपसे पूछेगा ना, तो ये मिल जाएगा आपको महाराजगंज में। ठीक, तो ये कुल मिला के आज की क्लास थी, और आज हम लोगों ने काफी चीजें कवर कर ली हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं एक नजर कि आज हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया है। देखिए उत्तर प्रदेश में मृदा कृषि और पशुपालन, ये तीनों कंप्लीट कर लिए हैं, है ना। उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि जमींदारी उन्मूलन कानून, चकबंदी योजना, एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, और जैविक खेती, जो कि सन पूछे जाते हैं ना, ये सारी की सारी कंप्लीट कर ली। फिर यूपी किसमें प्रथम स्थान पर, किसमें द्वितीय स्थान पर, ये भी कंप्लीट कर लिया जाता। प्रमुख झीलें और ताल कंप्लीट कर लिए। फिर उत्तर प्रदेश की जो 11 रामसर स्तर रहते हैं इनको कंप्लीट कर लिया था, बहुत अच्छे तरीके से मैप के माध्यम से भी समझ लिया था। प्रमुख बांध परियोजनाएं कंप्लीट कर ली थी, ताप विद्युत परियोजनाएं कंप्लीट की। और उसके बाद फिर यहाँ पर देखी थी कौन सी परियोजना, जल विद्युत परियोजना। कौन कौन सी थी, रिहंद जल विद्युत परियोजना, माता टीला जल विद्युत परियोजना, खारा जल विद्युत परियोजना, और शीतला जल विद्युत परियोजना। फिर यहाँ पर खनिज संसाधन भी हम लोगों ने यूपी के अच्छे से देख लिए हैं। और इसके बाद वन्य जीव विहार कंप्लीट कर लिए हैं।
तो कुल मिला के ये आज का हमारा पूरी क्लास कंप्लीट हो गई है। अब हम लोग दूसरी इसकी क्लास और लाएंगे, वो अभी धीरे धीरे आती रहेंगी, है ना। तो आप लोग साथ में बने रहिएगा, और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, और जो भी क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो इस पर कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।